हेलो एवरीवन। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस। क्लास 10th का साइंस का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर, हाई वेटेज चैप्टर, दैट इज हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस। तो स्टार्ट करते हैं चैप्टर को। चैप्टर की स्टार्टिंग करते हुए हम सबसे पहले पढ़ेंगे व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द टर्म रिप्रोडक्शन। क्या मीनिंग है इस टर्म का, रिप्रोडक्शन का। इंट्रोडक्शन ऑफ चैप्टर में हम क्या बात करने वाले, हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस। तो ऑर्गेनिज्म किस तरह से रिप्रोड्यूस करते हैं। सबसे पहले टर्म आएगी हमारे पास रिप्रोडक्शन। द वर्ड इज रिप्रोडक्शन। तो रिप्रोडक्शन क्या है, एक फिनोमिना है हमारी बॉडी का, ह्यूमन बॉडी का और द एनिमल्स का। इवन प्लांट्स कैन रिप्रोड्यूस ऑल्सो, और यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म बैक्टीरिया ऑल्सो रिप्रोड्यूस। तो ये टर्म क्या है रिप्रोडक्शन, इसको समझते हैं। इट इज अ नेचुरल फिनोमिना of the living organism in which they give rise to another organism similar to itself. वर्ड्स को समझिए। जब कोई एक लिविंग ऑर्गेनिज्म दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म को प्रोड्यूस करता है अपनी ही तरह के, तो उसे हमें रिप्रोडक्शन बोलते हैं। इट इज अ नेचुरल फिनोमिना in which organism, कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हो सकता है वो, प्रोड्यूसेस अनदर लिविंग ऑर्गेनिज्म, दूसरा लिविंग ऑर्गेनिज्म वो प्रोड्यूस कर रहा है सिमिलर टू इटसेल्फ, अपनी ही तरह का। मतलब अगर एक ह्यूमन है तो ह्यूमन को बर्थ देगा। रोज प्लांट ही प्रोड्यूस करेगा। रोज प्लांट पे प्रोडक्शन हुई और वो मैंगो प्रोड्यूस कर रहा है, इट इज नॉट पॉसिबल ना। ह्यूमंस ऑलवेज गिव बर्थ टू ह्यूमंस, कैट ऑलवेज गिव बर्थ टू कैट, नॉट रैट और नॉट अ डॉग। तो हर ऑर्गेनिज्म अपनी ही तरह के ऑर्गेनिज्म को रिप्रोड्यूस करता है। अब मैं आपके यहाँ पे लाइफ प्रोसेसेस चैप्टर से कनेक्ट करती हूँ कि लाइफ प्रोसेसेस चैप्टर जब आपने पढ़ा तो आपने पढ़ा कि लिविंग ऑर्गेनिज्म में न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, लोकोमोशन भी वन ऑफ द प्रॉपर्टी, एक्सक्रीशन, सर्कुलेशन होता है, ट्रांसपोर्टेशन होता है, वो सब लाइफ प्रोसेसेस में आए। व्हाई दिस रिप्रोडक्शन इज नॉट इंक्लूडेड इन द रिप्रोडक्शन चैप्टर। क्यों नहीं इसको अलग चैप्टर बनाया, क्यों इतनी इंपॉर्टेंस दी, व्हाई इट इज नॉट इंक्लूडेड इन द लाइफ प्रोसेसेस चैप्टर। तो उस बात को समझिए। इट इज इंपॉर्टेंट फॉर सर्वाइवल ऑफ स्पीशीज। अगर रिप्रोडक्शन नहीं होगी तो वो पर्टिकुलर स्पीशीज, क्योंकि लिविंग ऑर्गेनिज्म का मतलब ही ये होता है कि जो इस दुनिया में आया तो वो खत्म भी होगा, डेड भी होगा, लाइफ खत्म होगी देन डेड। तो एक पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म अगर मरने से पहले रिप्रोड्यूस नहीं करेगा तो उसकी सर्वाइवल ऑफ स्पीशीज या फिर कॉन्टिन्यूटी ऑफ स्पीशीज नहीं रहेगी। वो स्पीशीज खत्म हो जाएगी ना, सारे मर गए बिना रिप्रोड्यूस किए। कुछ एक पर्टिकुलर ऑर्गेनिजम्स थे, वो सब मर गए बिना रिप्रोड्यूस किए, तो उसकी कॉन्टिन्यूटी ऑफ स्पीशीज, सर्वाइवेबिलिटी ऑफ स्पीशीज नहीं रहेगी। इसीलिए ये एक इंपॉर्टेंट फिनोमेना है, बट नॉट नेसेसरी फॉर सर्वाइवल। नॉट नेसेसरी फॉर सर्वाइवल ऑफ इंडिविजुअल। एक इंसान के लिए जिंदा रहने के लिए रिप्रोड्यूस करना जरूरी नहीं। ये कोई लाइफ प्रोसेस नहीं है कि मेटाबॉलिक प्रोसेस नहीं है हमारी बॉडी की, अगर रिप्रोड्यूस नहीं करोगे तो सर्वाइव नहीं कर सकते। यू नीड न्यूट्रिशन, यू नीड रेस्पिरेशन, यू नीड सर्कुलेशन एंड एक्सक्रीशन फॉर सर्वाइवल। नो ऑर्गेनिज्म नीड्स रिप्रोडक्शन, बट एक इंपॉर्टेंट फिनोमिना है, क्योंकि अगर रिप्रोड्यूस नहीं करेंगे तो कॉन्टिन्यूटी ऑफ स्पीशीज नहीं रहेगी, और सर्वाइवल कैसे होगा फिर। नेक्स्ट जनरेशन नहीं आएगी तो वो लोग तो मर जाएंगे, नए नहीं आएंगे तो वो स्पीशीज हमें देखने को ही नहीं मिलेगी। तो इसीलिए एक इंपॉर्टेंट फिनोमिना है, दिस इज रिप्रोडक्शन। नेक्स्ट बात करते हैं कितनी तरह का रिप्रोडक्शन हो सकता है, व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन। तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन की जब मेरे पास बात आती है बच्चे, तो हम बात करते हैं, वन इज asexual reproduction and another is sexual reproduction. asexual reproduction की क्या मतलब है, इट इज यूनिपेरेंटल।
जहां पे सिर्फ और सिर्फ एक ही पेरेंट इन्वॉल्व होता है, ओनली वन पेरेंट इज इन्वॉल्व, सिर्फ और सिर्फ एक ही पेरेंट इन्वॉल्व हो रहा है, उसे हम एसेक्सुअल मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन कहते हैं. इट इज बाईपेरेंटल. बाईपेरेंटल मीन्स टू पेरेंट्स, वन मेल एंड फीमेल पेरेंट्स आर इन्वॉल्व. दो पेरेंट होते हैं इसमें. ये हमारा मेल्स का सिंबल है, यू नो वेरी वेल. मेल पेरेंट होता है एक, और एक फीमेल पेरेंट. और यहाँ पे जो मेन इवेंट होता है ना, आप समझिए, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मतलब हम कह रहे हैं कि फर्टिलाइजेशन होगा. फर्टिलाइजेशन, फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गेमेट. सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हमेशा होता ही किससे है? फर्टिलाइजेशन ऑफ मेल एंड फीमेल गेमेट. तो फर्टिलाइजेशन अकर, और फर्टिलाइजेशन किसका होता है? गैमीट का. तो गैमीट फॉर्मेशन अकर. लेकिन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्योंकि यहाँ पे सिर्फ एक ही पेरेंट इन्वॉल्व है, तो इसीलिए नो गैमीट फॉर्मेशन, नो गैमीट फॉर्मेशन, नो फर्टिलाइजेशन. कोई फर्टिलाइजेशन नहीं होती है. ठीक है. जब दो डिफरेंट पेरेंट इन्वॉल्व होंगे तो नेक्स्ट जनरेशन में जो इंडिविजुअल प्रोड्यूस होंगे, दे आर सिमिलर टू देयर पेरेंट्स बट नॉट आइडेंटिकल टू देयर पेरेंट्स. समझिए, दे आर वेरी मच सिमिलर टू देयर पेरेंट्स, अपने पेरेंट्स जैसे दिखेंगे. सिमिलर टू इटसेल्फ हमने पीछे लिखा था, ठीक है, बट नॉट आइडेंटिकल. तो आइडेंटिकल नहीं होते हैं क्योंकि वेरिएशन आती है. जनरेशन आफ्टर जनरेशन डीएनए कॉपिंग के टाइम पे चेंजेस आते हैं, दैट इज कॉल्ड वेरिएशन. वी हैव सम हैबिट्स. अगर मैं ह्यूमन बींग्स की बात करूं, हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का रिजल्ट है, मेल और फीमेल, मेल गैमीट एंड फीमेल गैमीट फ्यूजेस एंड देन जाइगोट इज प्रोड्यूस. तो वेरिएशन, कुछ फीचर्स हमारे मदर से मैच कर रहे होंगे, कुछ फादर से मैच कर रहे होंगे. वी आर नॉट नाइदर आइडेंटिकल टू मदर नॉर टू द फादर. वी आर द हाइब्रिड एक्चुअली. सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में मैं कहूंगी द चाइल्ड इज अ हाइब्रिड ऑफ देयर पेरेंट्स, मेल एंड फीमेल पेरेंट. कुछ कैरेक्टर उधर से, कुछ कैरेक्टर उनका मिक्सचर बने, हाइब्रिड बने हैं. ठीक है. तो यहाँ वेरिएशंस होती हैं, यहाँ पे कोई वेरिएशन नहीं होती है, नो वेरिएशन. तो क्या होता है ऐसा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में? तो यहाँ पे जो है ना, एक्चुअली क्लोन्स बनते हैं, क्लोन्स प्रोड्यूस्ड. अब क्लोन्स वर्ड क्या है? क्लोन्स, नो क्लोन्स. वेरिएशन का उल्टा ही होता है क्लोन. अगर वेरिएशन आएगी तो क्लोन नहीं बन सकता है, वेरिएशन नहीं आ रही है तो क्लोन बनता है. तो अगर मुझे क्लोन को डिफाइन करना हो तो क्या कहेंगे? मोर्फोलॉजिकली. मोर्फोलॉजिकली मतलब देखने में, तुम और मैं देखने में, या दो कैट दो डॉग, ठीक है, जो भी एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करेंगे वो एक्सटर्नल अपीयरेंस वाइज, फिजिकल अपीयरेंस वाइज, मोर्फोलॉजिकली एंड जेनेटिकली, डीएनए भी सेम है, जेनेटिकली सिमिलर इंडिविजुअल. तो जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन से प्रोड्यूस होते हैं, दे आर जेनेटिकली एज वेल एज मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर इंडिविजुअल. एग्जांपल्स की बात करूं तो फ्लावरिंग प्लांट्स, जितने भी फ्लावरिंग प्लांट्स आप देखते हैं, रोज, जैस्मिन, ऑल, सनफ्लावर, all are produced through sexual reproduction. Animals also show sexual reproduction. Human beings, all the mammals, cat, rat, dog, कुछ भी आप इंक्लूड कर सकते हो. एसेक्सुअल मेथड के क्या एग्जांपल है? वन बाय वन हम उन्हीं को डिस्कस करते हैं आज क्लास में. तो चलिए, सबसे पहले एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में मैं जो फर्स्ट मेथड डिस्कस करने वाली हूँ वो है आपका फिजन. फिजन दो तरह का होता है. फिजन का मतलब क्या है? टू स्प्लिट. जब कोई एक ऑर्गेनिज्म टूट के एक से दो में बढ़ जाएगा या एक से बहुत ज्यादा में बदल जाएगा, टूट के बढ़ना, टू स्प्लिट अप. फिजन का मतलब है टू स्प्लिट अप, टूट जाना. तो वो क्या होता है? फिजन. अब फिजन बाइनरी भी हो सकती है, वन ऑर्गेनिज्म स्प्लिट्स इनटू टू, और वो मल्टीपल भी हो सकती है. जब मैं बाइनरी फिजन की बात करती हूं, बाइनरी फिजन की मैं जब बात करती हूं, तो बाइनरी फिजन में हमारा आता है व्हेन एन ऑर्गेनिज्म splits
into टू पार्ट्स, टू, सिंपली टू में स्प्लिट हो रहा है तो वो बाइनरी फिजन है। एग्जाम्पल अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना, ऑल दीज रिप्रोड्यूस थ्रू द बाइनरी फिजन। आप ये डायग्राम देख रहे हैं, बाय डायग्राम में क्या देख रहे हैं, ये एक अमीबा है, इररेगुलर शेप बॉडी है इसकी, दिस इज अमीबा विद इररेगुलर शेप बॉडी, ठीक है। इसका न्यूक्लियस ऐसे स्ट्रेच हो रहा है और अल्टीमेटली टू में स्प्लिट हुआ। जब न्यूक्लियस का डिवीजन हो रहा है तो मुझे क्या बोलते हैं, कैरियो वर्ड इज फॉर न्यूक्लियस, काइनेसिस मतलब टूटना, कैरियोकाइनेसिस हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ न्यूक्लियस का डिवीजन हुआ, न्यूक्लियस स्प्लिट इनटू टू फर्स्ट एंड देन अल्टीमेटली यहाँ पे साइटोप्लाज्म डिवाइड कर रहा है, साइटोकाइनेसिस। So it is cytokinesis and firstly karyokinesis, division of nucleus, then cytokinesis, and these two cells produce are called daughter cells. Okay? अच्छा, अब मैं यहाँ पे ये देखने के बाद मुझे एक ऐसे लगा, ये बात मैं आपके साथ डिस्कस कर रही हूँ कि मुझे ये देखने के बाद लगा कि अमीबा तो कभी मरेगा ही नहीं, अमीबा इज इमॉर्टल, अमर है, कभी नहीं मरेगा। क्यों नहीं मरेगा? क्योंकि ये उसका ग्रोथ भी हो रहा है, ये उसका रिप्रोडक्शन भी हो रहा है। ये पेरेंट था, डिवाइड होके दो में चेंज हो गया, पेरेंट तो रहा ही नहीं, तो दो में डिवाइड हो गया, ये फर्दर डिवाइड करेगा, ये फर्दर डिवाइड करेगा। तो जब भी बाइनरी फिजन होती है तो एक पेरेंट ऑर्गेनिज्म स्प्लिट्स इनटू टू डॉटर सेल्स, ओके। वन पेरेंट सेल डिवाइड्स इनटू टू डॉटर सेल्स और वो आगे आगे डिवाइड कर रहे हैं, उसका डिवीजन और रिप्रोडक्शन एक ही है। ये डिवीजन का भी पैटर्न हो, ये डिवीजन भी हो सकती है एक सेल की, क्योंकि वो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, और वो रिप्रोडक्शन भी हो सकती है, इसलिए वो डिवाइड ही कर रहा है कॉन्टिन्यूसली, तो वो मरेगा ही नहीं, बिकॉज पेरेंट सेल लूजेज इज आइडेंटिटी इनटू द डॉटर सेल्स, जिसकी वजह से वो अमर हो गए, बढ़ता ही जाएगा, बढ़ता ही जाएगा, कभी कम नहीं होगा। सो अमीबा शोज बाइनरी फिजन, पैरामीशियम शोज बाइनरी फिजन एंड यूग्लिना आल्सो शोज बाइनरी फिजन। मल्टीपल फिजन के लिए हम नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। यहां आप देखिए, हम बात करेंगे मल्टीपल फिजन की। मल्टीपल फिजन क्या है? व्हेन ऑर्गेनिज्म splits into so many parts, बहुत सारे पार्ट्स में वो डिवाइड हो जाता है, तो उसे मैं क्या बोलती हूं? मल्टीपल फिजन। एग्जाम्पल प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम कौन है? मलेरियल पैरासाइट, मतलब वो प्रोटोजोआ, अमीबा इज ऑल्सो अ प्रोटोजोआ, जो पीछे आपने अमीबा पढ़ा वो भी प्रोटोजोआ था, ये भी क्या है? एक प्रोटोजोआ है, ठीक है, जो मलेरिया कोज करता है हमारी बॉडी में। और कैसे? ये देखिए, ये एक आरबीसी था, आरबीसी पे ये अटैक किया प्लाज्मोडियम ने, ठीक है। अब ये मल्टीपल न्यूक्लियाई बना दिए उसने, सो मेनी डॉटर सेल्स, डॉटर न्यूक्लियाई आर प्रोड्यूस्ड इन द आरबीसी, आरबीसी के अंदर ही, और फिर ये सेल्स बन गए, डॉटर सेल्स बहुत सारे, पहले न्यूक्लियाई बने बहुत सारे, न्यूक्लियस न्यूक्लियस, मतलब एक साथ न्यूक्लियस न्यूक्लियस की डिवीजन करा दी, फिर सब पे सेल सेल वॉल आती गई और वो सेल बनते गए। एंड अब एक आरबीसी था, उसके अंदर इतने सारे प्लाज्मोडियम बन जाएंगे तो वो भर जाएगा, एक पॉलिथीन अगर आप उसमें उसकी कैपेसिटी से कुछ ज्यादा डाल दोगे तो क्या फट जाएगा ना, तो ऐसे ही आरबीसी रप्चर हुआ, रप्चरिंग ऑफ आरबीसी, और बहुत सारे प्लाज्मोडियम निकल गए, ठीक है। मीरोजोइट इज अ स्टेज जिसको बारे में हमें यहाँ 10th लेवल पे बात नहीं करनी है, तो हम कहेंगे कि और बहुत सारे प्लाज्मोडियम जो है आरबीसी के रप्चर होने पे निकले, तो एक साथ बहुत सारे निकले, तो दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड मल्टीपल फिजन। और वैसे भी पहले न्यूक्लियस न्यूक्लियस डिवाइड किया, सेल वॉल बाद में बनी, तो सेल्स तो हमें लास्ट स्टेज पे नजर आए, एंड रप्चर हो गए, एक साथ बहुत सारे सेल्स प्लाज्मोडियम के हमें दिखे, तो दैट इज मल्टीपल फिजन, ठीक है। तो पहली हो गया हमारा फिजन विच हैज बाइनरी फिजन एंड मल्टीपल फिजन। अभी नेक्स्ट जो हम बात करने वाले हैं, नेक्स्ट टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, वो है बडिंग, ठीक है। तो बडिंग में देखिए एक आउटग्रोथ दिखेगी आपको, एन आउटग्रोथ
appears on parent body. पेरेंट बॉडी पे एक आउटग्रोथ आती है नोन एज बड, उसे हम क्या कहते हैं, बड कहते हैं। ठीक है, ये देखिए, ये एक पेरेंट बॉडी पे छोटी सी बड, और ये ऐसे बड बन रही है। बड क्या करेगी, बड टेक्स न्यूट्रिशन फ्रॉम पेरेंट। अभी वो न्यूट्रिशन किससे ले रही है, पेरेंट से ले रही है। ऑन मैच्यूरेशन, जब वो थोड़ी बड़ी हो चुकी है, डी अटैच हो जाएगी अपने पेरेंट से, डी अटैच फ्रॉम पेरेंट एंड बिहेव्स एज न्यू ऑर्गेनिज्म। वो नया ऑर्गेनिज्म बन गया। जैसे कि मैंने आपको यहाँ ये एग्जाम्पल लिया है, ये जो एग्जाम्पल है ये है बडिंग इन हाइड्रा का। ये हाइड्रा है, हाइड्रा एक एनिमल होता है, मल्टी सेलुलर एनिमल होता है। ठीक है, एनिमल्स आर ऑलवेज मल्टी सेलुलर। एक हाइड्रा, इस पे छोटी सी आउटग्रोथ आई, वो थोड़ी बड़ी होगी। अभी बड़े होने के लिए, वो डिवाइड करने के लिए न्यूट्रिशन किससे ले रही थी, अपने पेरेंट्स से ही ले रही थी। मैच्योर होगी प्रॉपर, अब यहां से ये डी अटैच हो जाएगी और एक नया हाइड्रा बन गया। तो दिस इज द मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन इन हाइड्रा। ठीक है, आगे चलते हैं, एक और एग्जांपल की बात करते हैं। सो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ बडिंग इन यीस्ट। ये यीस्ट की बडिंग की एग्जांपल है। देखिए, ये यीस्ट क्या होता है, यीस्ट क्या होता है, यीस्ट एक फंगस है, यूनिसेलुलर फंगस है। याद रखेंगे आप सब, यीस्ट क्या होता है, यीस्ट एक यूनिसेलुलर फंगस है, जो आपकी बेकरी इंडस्ट्री में बिस्किट्स ब्रेड्स बनाने के लिए हम इसको यूज करते हैं, और ब्रूवरी इंडस्ट्री में भी बेवरेजेस बनाने के लिए भी यूज होता है। चलिए, तो ये एक यूनिसेलुलर पेरेंट बॉडी थी, इस पे ये आउटग्रोथ बनी, दैट इज बड, जिसमें न्यूक्लियस भी डिवाइड कर रहा है। अब दोनों का बर्ड के साथ न्यूक्लियस भी है, और बर्ड विद अ न्यूक्लियस, और ऐसे चेन ऑफ बर्ड बनती है, यहाँ पे चेन ऑफ बर्ड बनती है, और फिर ये सब डी अटैच होके अलग होके न्यू यीस्ट, डॉटर यीस्ट बना रहा है ना, डॉटर यीस्ट बना रहा है, मतलब नया यीस्ट बन जाएगा आपके पास। ठीक है, तो ये बडिंग इन यीस्ट हो गया। नेक्स्ट मेथड, बडिंग के बाद हम थर्ड मेथड की जो बात करने वाले हैं, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट मेथड, दैट इज रीजेनरेशन। रीजेनरेशन, रीजेनरेशन में क्या हो रहा है, आप देखिए सिंपल, ये एक प्लानेरिया था, इस प्लानेरिया को मैंने ऐसे कट किया। प्लानेरिया एक एनिमल है जो डीप सी में मिलता है, जनरली सी वाटर में, मैरीन वाटर में मिलता है, और डीप पानी इतना डेलिकेट होता है कि हवा पानी से ऐसे कट जाता है, और जहां कटा हुआ नया डिवाइड भी हो जाता है अपने आप ही। ये 3 पोर्शंस में कट हो गया, कट लगा, और हर पोर्शन ने नया नया प्लानेरिया बना लिया। ठीक है, कट और डैमेज पोर्शन पार्ट regenerates into new individual। और कोई एग्जांपल दे सकते हो रीजनरेशन का, आपके हेयर्स कट कर दो, कटिंग करा लो, फिर बढ़ जाएंगे, नेल्स कट कर दो फिर बढ़ जाएंगे, लेकिन क्या मैं आपकी फिंगर काट दूं वापस आएगी, नहीं आएगी। क्यों, इट रिक्वायर्स सम स्पेशलाइज्ड सेल्स। तो अगर वो स्पेशलाइज्ड सेल्स होंगे तो ही रीजनरेशन होगी, अदरवाइज नहीं होगी। एग्जाम्पल के लिए हमने क्या एग्जाम्पल लिया है, तो एग्जाम्पल इज रीजेनरेशन का एग्जाम्पल है प्लानेरिया। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट मेथड की बात करते हैं। नेक्स्ट मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन इज फोर्थ मेथड, फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंटेशन, a small fragment
नाम से पता चल रहा है, एक छोटा सा टुकड़ा कहीं भी फैल जाएगा, और स्मॉल फ्रेगमेंट स्प्रेड्स इनटू एंड डिवाइड टू फॉर्म न्यू ऑर्गेनिज्म। ठीक है, एग्जाम्पल है हमारे पास स्पायरोगायरा। स्पायरोगायरा क्या है, नाम नहीं याद करने, सिर्फ स्पायरोगायरा को समझना भी होगा कि स्पायरोगायरा है क्या। अ ग्रीन एल्गे, पानी में लगने वाली काई जिसे आप कहते हो, एल्गे। ठीक है, आपने अपने घर के आसपास कभी कोई पोंड देखा हो तो उस पोंड में ग्रीन कलर की फ्लोटिंग एल्गे होती है, दैट इज फ्रेश वाटर में मिलने वाली, मैरीन वाटर में नहीं, ये स्पायरोगायरा। और अगर मैं इसका स्पायरोगायरा को, शरारती बच्चे होते हैं, छोटा सा कोई भी पीस किसी भी कॉर्नर से, कितना भी छोटा एक पीस ले लूं और एक ऐसे पोंड में डाल दूं जहां कोई स्पायरोगायरा नहीं थी, फ्रेश वाटर बिल्कुल सब पी रहे, बट द वाटर शुड बी देयर, है ना, फेवरेबल कंडीशंस तो चाहिए। फेवरेबल कंडीशन मतलब जो भी उनका क्लाइमेटिक कंडीशन है वो चाहिए। अब एल्गे पानी में ग्रो करते तो पानी नहीं दोगे, मिट्टी में डाल दो और कहो मैम आपने कहा था स्प्रेड करेगी, नहीं करी, तो फेवरेबल कंडीशंस चाहिए। तो आप उस पोंड में, दूसरे पोंड में डालोगे तो वहां पूरी फैल जाएगी धीरे धीरे। क्यों, एनी फ्रेगमेंट कैन रिप्रोड्यूस इनटू द न्यू फ्रेगमेंट्स, न्यू इंडिविजुअल बहुत जल्दी फैलती है, दैट इज फ्रेगमेंटेशन। Then the next method, spore formation. This is the very common method for the reproduction in fungus. Very common method of asexual reproduction in fungus is spore formation. तो आप ये देख रहे हो फिलामेंट्स ऑफ फंगस, ठीक है, फंगल फिलामेंट्स। फंगल फिलामेंट को, फंगस हमेशा ऐसे फिलामेंटस होती है जनरली, एक यूनिसेलुलर फंगस होती है, हमने जो भी यीस्ट पढ़ा, ठीक है। उसके अलावा जितनी भी फंगस होती हैं वो ऐसे लॉन्ग लंबे लंबे थ्रेड्स होते हैं, फिलामेंट्स होते हैं, फंगल फिलामेंट। और उस फंगल फिलामेंट को क्या बोलते हैं, हाइफे। और बहुत सारे हाइफे का ग्रुप जो हो जाता है तो ग्रुप ऑफ हाइफे इज कॉल्ड माइसीलियम। वर्ड्स को समझेंगे, वन इज हाइफे, अनदर इज माइसीलियम। एक हाइफे के ऊपर, एक हाइफे के ऊपर ऐसे ये बैग लाइक स्ट्रक्चर बना जिसे हम क्या कह रहे हैं, स्पोरेंजिया, और उसके अंदर क्या है, स्पोर। तो ये जो मैंने एग्जाम्पल लिया ये राइजोपस का है, एग्जाम्पल राइजोपस। राइजोपस कौन सी फंगस है, ब्रेड मोल्ड। मोल्ड हम कॉमन वर्ड यूज करते हैं फंगस के लिए, तो ब्रेड मोल्ड जो ब्रेड फंगस पे लग, जो फंगस ब्रेड पे लगती है, ठीक है। आपने क्या करना है, ब्रेड के ऊपर थोड़ा सा, फंगस ऑलवेज ग्रो इन मॉइस्ट एंड शेडी प्लेसेस, तो आपने एक ब्रेड लेना है, उसपे थोड़ा सा वाटर स्प्रिंकल करना है और उसको किसी शेडी प्लेसेस में जहां डायरेक्ट लाइट ना आती हो, जनरली जो मॉइस्ट वार्म शेडी प्लेस होता है वो होता है आपका बेस्ट प्लेस, आपके घर में किचन सिलेंडर के पास कहीं वाटर पे स्प्रिंकल करके ब्रेड 2 दिन के लिए रख दो अनडिस्टर्ब्ड, शेड भी मिलेगी, गर्मी भी होगी, ठीक है। तो वहां पे आप क्या देखोगे कि ये जो ब्रेड पीस स्लाइस है ना आपका, इसके ऊपर ऐसे फिलामेंट्स मिल रहे हैं, ठीक है। ये वन फिलामेंट इज हाइफे ऑफ राइजोपस। व्हाइट कलर के फिलामेंट जो ब्रेड पे दिखेंगे, फंगस लगी जो ब्रेड पे दिखेगी वो हाइफे ऑफ राइजोपस है। और इस ग्रुप को क्या बोलते हैं, ग्रुप ऑफ हाइफे। जब बहुत सारे हाइफे हो जाते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, माइसीलियम। वन थ्रेड इज हाइफे, ग्रुप इज कॉल्ड माइसीलियम। और फिर मैं फेवरेबल कंडीशंस जब होंगी, मतलब वो कंडीशंस हैं कि अब ये रिप्रोड्यूस कर सकता है, तो एक हाइफे पे ऐसे ये क्या बनेगा, बैग लाइक स्ट्रक्चर बनेगा जिसे हम स्पोरेंजिया कह रहे हैं। उस स्पोरेंजिया के अंदर स्पोर्स हैं, ठीक है। अब ये बस्ट करेगा, स्पोरेंजिया फट जाएगा जब बहुत सारे स्पोर्स बन जाएंगे, वो स्पोर्स अभी भी इस एनवायरमेंट में है, ठीक है। व्हेनेवर दे गेट अनफेवरेबल कंडीशन, स्पोर्स जर्मिनेट करेंगे, स्पोर्स जर्मिनेट एंड प्रोड्यूसेस न्यू हाइफे, नई फंगस बनाएगा, हाइफे बनाएगा उसका, कब, अंडर फेवरेबल कंडीशन। फेवरेबल कंडीशन क्या है, मैंने बोला फंगस कहाँ ग्रो करती है, एक तो उसको होस्ट चाहिए ब्रेड, ठीक है। जब वो स्पोर जर्मिनेट कब करेगा, जब उसे ब्रेड मिलेगी क्योंकि उसका होस्ट है ये। और मॉइस्ट शेडी डैम्प,
ये प्लेसेस चाहिए। अभी भी हमारे एनवायरनमेंट में सो मेनी फंगस बैक्टीरिया के स्पोर्स होंगे, वो जर्मिनेट कब करेंगे? हम कोई भी चीज ओपन करते हैं फंगस आ जाती है, बैक्टीरिया आ जाता है, क्यों? स्पोर्स आर ऑलरेडी इन द एनवायरनमेंट। जो हम जी जिस चीज पे वो लगते हैं तो वो होस्ट हम देते हैं, फेवरेबल कंडीशन उनको मिलती है, रिप्रोड्यूस कर जाते हैं। इसीलिए तो बोलते हैं कोई भी फूड आइटम हो उसको हमें एयर टाइट कंटेनर्स में रखना चाहिए, रेफ्रिजरेटर्स में रखना चाहिए, बिकॉज वो टेम्परेचर वहां बहुत कम है तो अनफेवरेबल कंडीशन हो जाती है, बैक्टीरिया फंगस ग्रो नहीं करते। ओपन में रखोगे स्पोर्स फेवरेबल कंडीशन में ग्रो कर जाएंगे, रिप्रोड्यूस करेंगे। एंड दिस मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन इज नोन एज स्पोर फॉर्मेशन। एग्जाम्पल हमने जो लिया है आपके लिए वो है राइजोपस विच इज अ ब्रेड मोल्ड। This is a fifth method of asexual reproduction. Now we will talk about the next method, the very common method, that is sixth method, very important, इस पे क्वेश्चन बहुत ज्यादा आता है, that is vegetative reproduction. कौन सा मेथड? वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन के बारे में बात करेंगे। जब हम प्लांट कैसे लगाते हो, सीड लगाया खत्म हो गया काम, नया प्लांट लग जाएगा, बट सीड से प्लांट लगाना इज अ सेक्सुअल मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन। कुछ कुछ प्लांट में एसेक्सुअल मेथड भी होता है, मतलब जब हम सीड से नहीं लगा रहे हैं तो जिस तरह से एसेक्सुअल मेथड होता है, कोई वेरिएशन ना आए, क्लोन सेम आइडेंटिकल प्लांट प्रोड्यूस हो, तो इसीलिए हम इसको एसेक्सुअल में पढ़ रहे हैं। वेजिटेटिव प्रोपेगेशन वर्ड मैं यूज करूंगी इंस्टेड ऑफ रिप्रोडक्शन, आई विल यूज द वर्ड वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। वेजिटेटिव मींस किसी भी वेजिटेटिव पार्ट से, रिप्रोडक्टिव पार्ट को नहीं, वेजिटेटिव पार्ट रूट स्टेम लीफ को यूज करके हमने नया प्लांट बनाया, ग्रो कराया, तो दैट इज कॉल्ड वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। ठीक है, तो ग्रोथ ऑफ प्लांट फ्रॉम एनी वेजिटेटिव पार्ट, याद रखना सीड इज अ प्रोडक्ट ऑफ सेक्सुअल फर्टिलाइजेशन से बनता है सीड, तो वो रिप्रोडक्टिव पार्ट हो गया। वेजिटेटिव पार्ट such as root, stem और लीफ। लीफ के में स्पेसिफिकली लीफ पूरा नहीं, लीफ बर्ड्स होती हैं जो नया प्लांट ग्रो कराती हैं, तो उसे हम वेजिटेटिव प्रोपेगेशन बोलते हैं। और इसके एग्जाम्पल्स की बात करूं तो रूट के से कौन सा प्लांट लग सकता है? दहालिया। दहालिया की रूट्स लगा दो, दहालिया प्लांट की रूट्स लो, मिट्टी में डालो, लग जाएंगे। ठीक है, स्टेम, स्टेम के लिए आप यूज कर सकते हो पोटैटो ट्यूबर्स। पोटैटो ट्यूबर्स आपने जरूर देखा होगा, कहीं भी आपने घर पे पोटैटोस अगर कभी किचन में गए हो तो पोटैटोस के ऊपर कुछ कुछ छोटी छोटी आईज होती हैं, ब्राउन कलर की, येलोइश कलर की, दैट इज कॉल्ड पोटैटो ट्यूबर्स। उस पोटैटो ट्यूबर वाले स्लाइस को कट करके सॉइल में लगा दो, न्यू प्लांट विल बी ग्रो। ठीक है, जिंजर कैन ऑल्सो बी ग्रो लाइक दिस, जिंजर की नोड लगा दो, ग्रो कर जाएगी। लीफ बर्ड्स में एग्जांपल हो गया ब्रायोफाइलम, देखो जो मैंने साइड में इमेज लगाया है और आपकी एनसीईआरटी की बुक में भी ये इमेज है, तो ये ब्रायोफाइलम का लीफ है। इसके लीफ नोचेस पे देखो, इसमें लीफ में ना नोचेस हैं ऐसे कुछ, और इन लीफ नोचेस पे ये बर्ड आ रहा है, लीफ बर्ड आ रहा है। ये लीफ बर्ड जहां गिरेगा खुद से गिर जाता है, नेचुरली गिर जाता है और न्यू प्लांट ग्रो हो जाता है। क्या हो जाता है? ग्रोथ ऑफ न्यू प्लांट। सो वेजिटेटिव प्रोपेगेशन इज ग्रोथ ऑफ प्लांट फ्रॉम एनी पार्ट ऑफ अ प्लांट, नॉट सीड, दैट इज नॉट सीड, इज कॉल्ड द वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। ठीक है, तो वेजिटेटिव प्रोपेगेशन में एक बार थोड़ा सा हम और एग्जांपल्स को लेके समझ लेते हैं। टाइप्स, ठीक है, नेचुरल मेथड, और क्या हम खुद से करते हैं? यस, फार्मर्स आल्सो डू। आर्टिफिशियल मेथड्स भी होते हैं। नेचुरल मेथड में मैंने क्या एग्जांपल पढ़ा? पोटैटो ट्यूबर्स, ठीक है, लीफ बर्ड्स ऑफ ब्रायोफाइलम, ओके। आर्टिफिशियल मेथड्स में बात करते हैं तो स्टेम कटिंग, रोज कैसे लगाते हैं? स्टेम कटिंग ऑफ रोज, स्टेम कटिंग के थ्रू लगा सकते हैं। एग्जाम्पल रोज, आप देखिए रोज का प्लांट कैसे लगाएंगे? कोई रोज के सीड्स आते हैं? नहीं। लीफ बर्ड्स होती है? नहीं। तो हम उसकी स्टेम से लगाते हैं, स्टेम को कट किया जिसमें नोड रीजन हो,
ठीक है, जहां से ब्रांच बनती है उसको ट्रांसवर्स कट किया, सीधा ऐसे नहीं काटना, टेढ़ा काटना है और सॉइल में डाल दिया, ठीक है, तो उससे न्यू प्लांट ग्रोथ हो जाएगा। ऐसे ही कुछ और मेथड्स भी होते हैं, वन इज लेयरिंग एंड ग्राफ्टिंग। आपको सिर्फ ये नाम याद रखने हैं कि लेयरिंग और ग्राफ्टिंग करके भी हम वेजिटेटिव प्रोपेगेशन कर सकते हैं। आर्टिफिशियल मीन्स ऑफ वेजिटेटिव प्रोपेगेशन आर लेयरिंग एंड ग्राफ्टिंग, दैट्स इट, नो नीड टू गो इन डिटेल अबाउट द लेयरिंग एंड ग्राफ्टिंग। चलिए आगे चलते हैं। Most important question, the most repeated question of your exam, what are the advantages of the vegetative propagation? ये जो vegetative propagation है इसकी क्या advantages है? तो पहली faster growth and development, ठीक है, plants can bear fruits and flowers, plants can bear fruits and flowers earlier than seed। जितना टाइम उसको सीड बनाने में लगता है उससे पहले जो है वो क्या बना लेते हैं, फ्रूट्स और फ्लावर बियर कर लेते हैं। तो प्लांट में हमें फ्रूट और फ्लावर ही तो चाहिए ना अल्टीमेट प्रोडक्ट, तो वो आ जाता है। प्रिजर्वेशन ऑफ डिजायर्ड ट्रेट, मतलब जेनेटिकली सिमिलर, मुझे एक प्लांट रोज का उसकी फ्लावर्स की क्वालिटी, टाइम पीरियड सब अच्छा था, और अगर उसको सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से लगाऊंगी तो कुछ ना कुछ वेरिएशन आ जाएगी, बट आई वांट एग्जैक्टली सेम इन प्लांट्स। तो जेनेटिकली सिमिलर प्लांट्स लगाने हैं तो आप क्या करोगे, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। सुपीरियर क्वालिटी प्रोडक्शन ऑफ सीडलेस प्लांट, बहुत सारे प्लांट्स हैं जो सीड प्रोड्यूस करने की क्वालिटी उनकी खत्म हो चुकी है, वो अब सीड्स प्रोड्यूस ही नहीं कर पाते हैं, जस्ट लाइक बनाना, रोज, जैस्मिन। तो आप कैसे लगाओगे सीडलेस प्लांट, सीड आता ही नहीं है, कैसे लगाओगे, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन करके। एग्जाम्पल, बनाना, ऑरेंज, रोज, जैस्मिन। सुपीरियर क्वालिटी मिलती है, ठीक है, इजियर मैनेजमेंट, आसान तरीका है लगाना, मैनेज इजी हो जाता है, कॉस्ट इफेक्टिव चीप मेथड ऑफ प्रोपेगेशन ऑफ प्लांट। अनफेवरेबल कंडीशन में हम ग्रीन हाउसेज में इन्हीं वेजिटेटिव प्रोपेगेशन कर दें तो अनफेवरेबल कंडीशन में नॉन सीजनल फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स खाते हो ना आजकल, पेरेंट्स से सुना होगा हमारे टाइम में तो दैट पर्टिकुलर, ये पर्टिकुलर सब्जी गर्मियों में ही मिलती थी, सर्दियों में तो नहीं आती थी, अब आती है। तो कैसे लगती है वो, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन से लगती है, और इट इज अ मेथड ऑफ फास्टर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ये एक फास्टर मेथड है ग्रोथ और डेवलपमेंट। एक और टॉपिक पढ़ते हैं, एसेक्सुअल मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन खत्म हो जाएगा हमारे पास यहाँ पे, तो वो एक और मेथड हमारे पास क्या होने वाला है, दैट इज टिश्यू कल्चर। टिश्यू कल्चरिंग के बारे में बात करते हैं, नेक्स्ट स्लाइड पे बात करते हैं, हमें यहाँ इमेज नहीं चाहिए था, तो दैट इज टिश्यू कल्चर और ऑल्सो नोन एज माइक्रो प्रोपेगेशन, ठीक है। तो क्या है, कल्चरिंग ऑफ प्लांट्स, कल्चरिंग ऑफ प्लांट्स, प्लांट्स की कल्चरिंग करानी है इन लैब, किसी पर्टिकुलर टिश्यू को लेके ग्लासवेयर में लैब में अगर आप कल्चरिंग करा रहे हो तो उसे हम क्या बोलते हैं, टिश्यू कल्चरिंग। और माइक्रो मतलब स्मॉल स्केल पे, स्मॉल लेवल पे प्रोपेगेट करा रहे हो तो दैट इज नोन एज टिश्यू कल्चर। किस लिए, टू प्रोड्यूस डिजीज फ्री प्लांट, डिजीज फ्री प्लांट बनाने के लिए, रैपिड ग्रोथ, फास्टर ग्रोथ के लिए लैब में कर सकते हैं हम, और टू ओवरकम अनफेवरेबल कंडीशन, अनफेवरेबल कंडीशन में थी और मुझे तो पहले ही चाहिए था, तो इन सब के लिए हम क्या करते हैं, टिश्यू कल्चरिंग दैट इज माइक्रो प्रोपेगेशन करते हैं। कैसे करते हैं तो वो देखिए, मैंने एक ये फ्लास्क लिया, इस फ्लास्क में यहाँ पे ये न्यूट्रिएंट मीडिया ऐड किया, न्यूट्रिएंट मीडिया ऐड किया, मतलब वो मीडिया जो कि अगर मैं प्लांट, जैसे सॉइल, नेचुरल मीडिया सॉइल है, न्यूट्रिएंट मीडिया सॉइल नहीं लगा सकती हूँ सॉइल में, क्योंकि अगर मुझे डिजीज फ्री सॉइल से ही क्या अब तक कोई इन्फेक्शन आ रहा हो, तो एक आर्टिफिशियल न्यूट्रिएंट्स, ग्लूकोज,
अमीनो एसिड्स, प्रोटीन्स, प्लांट हार्मोन सब दे दिया इसमें, जो जो प्लांट को ग्रोथ के लिए चाहिए था। फिर मैंने यहाँ पे एक ऐसे लीफ रख लिया कट करके, या रूट टिप रख ली, शूट टिप रख ली, कोई भी प्लांट पार्ट रख लिया, रूट टिप, शूट टिप, लीफ कट करके कुछ भी रख सकती हूँ। और इसको मैंने यहाँ पे ये कॉटन प्लग से कवर कर दिया, क्योंकि ऐसे ओपन रखूंगी तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म आ जाएंगे, डिजीज फ्री कैसे होगा। ठीक है, प्लग कर दिया कॉटन प्लग से। ये अब जो फ्लास्क में ये जो लीफ था ना, ये ऐसे अनडिफरेंशिएटेड मास ऑफ सेल बनाएगा, दैट इज कॉल्ड कैलस। वो डिवाइड करेगा और कैलस बनाएगा, अनडिफरेंशिएटेड मास ऑफ सेल कैपेबल टू प्रोड्यूस न्यू प्लांट, और उससे नया प्लांट बन सकता है। उससे क्या पूरा नया प्लांट बन सकता है। अभी मैं इसको दूसरी फ्लास्क में ट्रांसफर कर दूंगी। आई विल ट्रांसफर टू अनदर फ्लास्क। यहां पे मैंने अब इसमें न्यूट्रिएंट मीडिया को चेंज कर दिया है। पहले ऐसा न्यूट्रिएंट मीडिया दिया कि वो रैपिड ग्रोथ कराए तो कैलस बने। अब मैं ऑक्सिन हार्मोन डाल दूंगी। आपने प्लांट हार्मोन में पढ़ा है ऑक्सिन, जो कि रूटनिंग और शूटनिंग कराता है। तो अब ये जो कैलस है, यहाँ पे पहले मैंने साइटोकाइनिन डाला, सेल डिवीजन हुआ, रैपिड ग्रोथ हुआ। अब मैंने ऑक्सिन और जिब्रेलिन अगर डाला है तो उसमें वो रूट बनाएगा और शूट बनाएगा। तो दिस इज हाउ न्यू प्लांट कैन बी ग्रो। और इस तरह से जब हम लैब में कंट्रोल्ड कंडीशन में प्लांट को ग्रो कराएंगे, तो हमने लैब में कंडीशंस देनी है टेम्परेचर वगैरह की, तो बाहर चाहे एनवायरनमेंट में कैसी भी कंडीशन हो, अनफेवरेबल हो, हम उसको फेवरेबल कंडीशन देके ग्रो करा सकते हैं। रैपिड ग्रोथ होगी, फास्टर ग्रोथ होगी, क्योंकि अनफेवरेबल कंडीशन नहीं है, एनवायरनमेंट से कोई डैमेज नहीं आ रहा है, कांस्टेंट कंडीशंस दे रहे हैं, फ्लक्चुएशन नहीं हो रही है, एनवायरमेंटल फ्लक्चुएशंस, प्लस कोई भी माइक्रो। जब हम रूट टिप और शूट टिप ग्रो करते हैं, यहाँ पे एक पॉइंट को मैं ऐड करना चाहूंगी, डिजीज फ्री प्लांट बनाना है तो यूज क्या करो, रूट टिप या शूट टिप। रूट टिप और शूट टिप फ्री फ्रॉम माइक्रोब्स होती है हमेशा, क्योंकि उसमें मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होता है, इवन वायरस फ्री। तो अगर आप रूट टिप और शूट टिप यूज कर रहे हो तो द प्लांट विल बी फ्री फ्रॉम माइक्रोब्स, वायरस फ्री प्लांट। बैक्टीरिया फंगस तो सिंपल सी बात है, वायरस फ्री बनेगा। अगर किसी प्लांट में आपने फील्ड में लगाते हो, वायरल इन्फेक्शन हो जाता है, उसी को दोबारा नहीं लगा सकते, उसका सीड भी नहीं लगा सकते हो, प्लांट भी नहीं लगा सकते हो, क्योंकि वो तो वायरल इन्फेक्टेड है, वायरस आ जाएगा नई क्रॉप में भी, पूरी फील्ड डैमेज हो जाएगी। तो उसको आप टिश्यू कल्चरिंग के थ्रू रूट टिप शूट टिप से लगाओ, रूट टिप शूट टिप लो, कैलस बनाओ, न्यू प्लांट ग्रो करा लो, और वो पर्टिकुलर हाइट अटेन कर ले तो उसको सॉइल में ट्रांसफर कर दो। दिस इज ऑल अबाउट टिश्यू कल्चरिंग, वायरस फ्री प्लांट आपका प्रोड्यूस हो जाएगा। ठीक है, तो ये हुआ हमारा आज का लास्ट टॉपिक, दैट इज टिश्यू कल्चर। तो हमने यहाँ पे कवर कर लिया है ऑल द मेथड्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन द प्लांट्स। नेक्स्ट क्लास वी विल डू द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, उसके बाद ह्यूमन रिप्रोडक्शन की बात करेंगे और आपका चैप्टर एंड कर देंगे। एंड आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो कि इसके बाद आपको कौन सा चैप्टर करना है, हम उस चैप्टर से स्टार्ट करेंगे। शॉर्ट वीडियोस चाहिए, लॉन्ग वीडियोस चाहिए, व्हाट आर द ओपिनियंस, किस तरह का पढ़ाई करनी है आपको। बेसिकली अभी हमारा टारगेट रहेगा आपके सितंबर एग्जाम, तो सितंबर एग्जाम के लिए व्हाट एवर द कंटेंट यू वांट फ्रॉम माय साइड, फटाफट से चैट बॉक्स में, कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, करेंगे। और वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करना है, सो दैट मैक्सिमम रीच मिले, हम बहुत सारे बच्चे, सभी फ्रेंड्स भी पढ़ लें, आप भी पढ़ लो। ठीक है, थैंक यू एवरीवन, बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।